हेलो एंड वेलकम टू बाईक्यूल्स। तो हम 10 मिनट्स 10 PYQ सीरीज़ में बात कर रहे थे चैप्टर की, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और आज ही इस चैप्टर का हमारा 4th लेक्चर है। अब तक अगर आपने 3 लेक्चर्स नहीं देखे हैं पिछले, तो आप उन्हें देख सकते हो। और हाँ, एक बात बतानी थी कि जो आपने पिछले 3 लेक्चर्स देखे हैं उसमें आपने काफ़ी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस देखे होंगे, पर उनके अलावा भी वैसे सेम रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो 2006 से पहले पूछे गए हैं। 1990s में और 2006 से पहले पूछे गए हैं तो वो काफ़ी सारा रिपीटेड कंटेंट था। वैसे तो मैं करवाती हूँ आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने के लिए, पर फॉर दिस चैप्टर हमारे पास लगभग उस ऐसे क्वेश्चंस को मिलाकर फिर 200 से ऊपर क्वेश्चंस हो जाते, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। पर उनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पहले कवर ना हो रखा हो। तो आपने बस माइंड में ये रखना है कि जितनी बार आपको 3 लेक्चर में वो रिपीटेड दिखे हैं उससे वो काफ़ी ज़्यादा बार है। इट जस्ट मैंने वो कवर नहीं किए स्पेसिफिकली फॉर दिस लेक्चर, ताकि सीरीज़ ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि नीट काफ़ी पास में है। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगले लेक्चर में पूरा करवा भी दूंगी। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ क्रॉस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में हमें कुछ फिनोटिपिक रेशोज दी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे मोनोहाइब्रिड, फिर डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस। एनसीईआरटी में मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप पढ़कर आए हो, तो जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 है। तो ए का हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। अब आप ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक का 3 है, बाकी तो ये कट गए। तो टेक्निकली अगर आपको एक रेशो भी पता हो ना, आप आंसर पे तो आ गए। दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ क्वेश्चंस लाइक मैच इट। आपके वो गलती नहीं होते अगर आपको एक दो ऑप्शंस का भी आंसर पता है, आप आंसर निकाल लेते हो। और भी पढ़ेंगे इसमें। डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए हमने पढ़ा हुआ है 9:3:3:1, तो बी का हो गया अपना 4। उसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए हमने पढ़ा 1:2:1। उसके अलावा टेस्ट क्रॉस के लिए हमने पढ़ा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस रखना आज के क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ क्रॉस वगैरह बनाने हैं तो प्यूनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा और पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड्स, कोई प्लांट जो कि होमोजाइगस है येलो सीड्स के लिए एंड रेड फ्लावर्स के लिए, वॉज क्रॉस्ड विद अ प्लांट होमोजाइगस फॉर ग्रीन सीड्स एंड वाइट प्लांट। इसको हम क्रॉस कर रहे हैं ग्रीन सीड्स और वाइट फ्लावर्स वाले प्लांट के साथ। द F1 प्लांट्स हैड येलो सीड्स एंड पिंक फ्लावर। अब यहीं पर मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। जब आप इसकी F1 जनरेशन निकालोगे तो ये आएगा Y स्मॉल y, R स्मॉल r। अब टेक्निकली तो यहाँ Y डोमिनेंट है, येलो डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर, तो सीड्स तो येलो ही मिल रहे हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी। पर यहाँ पर एक्चुअली लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से रेड कलर के फ्लावर्स मिलने चाहिए, पर फ्लावर्स कैसे मिल रहे हैं? पिंक। मतलब यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस देख रहे हैं कि जो F1 जनरेशन है वो किसी एक पेरेंट के जैसा नहीं है, बल्कि इंटरमीडिएट करेक्टर है दोनों ही पेरेंट्स के बीच में, तभी हमें रेड और वाइट फ्लावर्स के पिंक फ्लावर मिल रहे हैं। ये क्रॉस हमें दिखाया हुआ है F1 जनरेशन का। F2 जनरेशन के लिए हम प्यूनेट स्क्वायर बनाएंगे, तो आप इसके गैमेट्स बना सकते हो। गैमेट्स बनेंगे Y, R, और स्मॉल y R, उसके अलावा Y स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल r। अब आप प्यूनेट स्क्वायर बनाना और इनको क्रॉस कर देना। ठीक है, मैंने ये पहले से बना रखा है क्योंकि फिर तो लेक्चर लाइक आधे पौने घंटे का हो जाता, क्योंकि ऐसा 1-2 क्वेश्चन और भी आज के लेक्चर में। तो आप इसको आराम से पोस्ट करो, अपना रफ नोटबुक पे बनाओ, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। ठीक है, तो बस ध्यान ये रखना है, जहाँ पर भी फ्लावर्स रेड फ्लावर्स R और स्मॉल r मतलब ऐसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में दिखे, वहाँ आपने डोमिनेंस नहीं लगाना है, पर बल्कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगाना है। यानी फ्लावर्स वहाँ पिंक कलर के होंगे, रेड कलर के नहीं होंगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि फिनोटाइप ये फिनोटाइप हमें मिलते हैं। और ये टोटल कितने फिनोटाइप हैं? तो ये टोटल 6 टाइप के फिनोटाइप है, और यही हमसे पूछा था कि कितने फिनोटाइप बनेंगे। अब स्टेटमेंट देख के ना आप लोग घबरा जाते हो, स्टेटमेंट देख के घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है, सॉल्व करना है। यही लिखा हुआ था अगली लाइन में कि F1 को जब हमने सेल्फिंग की F2 जनरेशन के लिए, तो बताओ कितनी फिनोटिपिक कैटेगरीज मिली। तो ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 6। अगला क्वेश्चन भी इतना ईजी है। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पोर्ट? वो ना स्पेसिफिकली F2 में येलो और इन्फ्लेटेड पोर्ट वाले जो प्रोजेनीज हैं उनकी परसेंटेज पूछ रहा है।
इन्वॉल्विंग पी प्लांट्स विद ग्रीन कलर्ड इन्फ्लेटेड पोड, यानी हमने ग्रीन कलर लिया है और इन्फ्लेटेड पोड लिया है, एंड येलो कलर्ड कंस्ट्रिक्टेड पोड, और दूसरा हमने लिया है जो रिसेसिव कंडीशन है येलो एंड कंस्ट्रिक्टेड। पेरेंट्स हमने होमोजाइगस कंडीशन में लिए। जो F1 जनरेशन हमारे पास आएगी वो आएगी कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल I स्मॉल i, मतलब हिट्रोजाइगस ग्रीन इन्फ्लेटेड। अब यहाँ पर जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमारे पास गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे हमारे पास कैपिटल G कैपिटल I, उसके अलावा कैपिटल G स्मॉल i, फिर स्मॉल g कैपिटल I और स्मॉल g स्मॉल i। आप डाईहाइब्रिड क्रॉस बनाना और इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आप स्क्रीन को पॉज कर वीडियो को पॉज कर बना भी सकते हो। ये कंक्लूजन्स आएंगे, मतलब ये प्रोजेनीज आएंगी हमारे पास, ग्रीन इन्फ्लेटेड, ग्रीन कंस्ट्रक्टेड, येलो इन्फ्लेटेड, येलो कंस्ट्रक्टेड, और रेशो आएगी 9:3:3:1। अब हमें बताना है येलो एंड इन्फ्लेटेड का, तो येलो एंड इन्फ्लेटेड टोटल कितनी स्पीसीज हैं, कितने प्रोजेनीज आए हैं इसके 3, और टोटल कितने हैं तो 9 + 3 + 3 + 1 यानी कि 16, तो 3/16 आंसर आ जाएगा 18.75। तो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 18.75। उसके बाद है फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, मैंने पहले भी बताया है, डू नॉट लूज स्लीप ओवर सच क्वेश्चंस, जो इतने साल पहले 10 साल पहले पूछा गया है और एनसीईआरटी में अगर ये नहीं मिल रहा है। अब जो ट्रेंड है वो ये है कि 99% क्वेश्चंस एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं, तो इसको आपने याद रखना है कि फ्रूट कलर इन स्क्वैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट एपिस्टेसिस। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अब हमें कुछ अगला क्वेश्चन देखना है, वो क्या है? सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्टेड डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब यहाँ पर है ना लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात की हुई है, तो इसको मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है जीन्स फार अपार्ट ऑन सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट्स। अब देखो होता क्या है, ये क्रोमोसोम है, इसमें जीन्स प्रेजेंट है। जितने ये जीन्स, पहले थ्योरी समझेंगे फिर बताऊंगी, जितने ये जीन्स टाइटली पैक्ड है ना, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो पाएंगे, ये एक साथ अगली जनरेशन में जाएंगे। जब ये एक साथ अगली जनरेशन में जाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर तो हुई ही नहीं है, क्योंकि सेग्रीगेट नहीं हुई है, यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, मतलब कुछ नया टाइप नहीं बना, रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, तो ये एज इट इज़ अगली जनरेशन में जा रहे हैं, तो पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा होगा। मतलब आप ये याद रखो, जितना कोई टाइटली लिंक्ड होगा उसमें उतना ज़्यादा पेरेंटल कैरेक्टर होगा, उतना कम रिकॉम्बिनेंट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर जीन्स लूजली है, लूजली पैक्ड है, लूजली अरेंज्ड है, तो यहाँ पर हमें रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी। अब रिकॉम्बिनेंट फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी तो पेरेंटल कम मिलेगी। तो ये क्रॉस था, इसके बिहाफ पे ये चारों पॉइंट आपने पढ़ने। वो लिखे जीन्स फार अपार्ट ऑन सेम क्रोमोसोम, जो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे दूर दूर हैं। शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट, क्या वो कम रिकॉम्बिनेंट कम शो करें? नहीं, ये तो गलत है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। उसमें तो ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट हो रहा है ना, 37.2% हो रहा है, जिसमें पास है उसमें से 1.3% हो रहा है। अगला लिखा है जीन्स लूजली लिंक्ड इन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशंस एज टाइटली लिंक्ड। ये टाइटली लिंक्ड है क्रॉस है, ये लूजली लिंक्ड है। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट 1.3 आ रहा है, यहाँ 37.2 आ रहा है। ऑप्शन में बोल रहा है कि ये सेम आ रहे हैं, इक्वल आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा, सिमिलर रिकॉम्बिनेशंस तो नहीं आ रहे, तो ये भी अपना रॉन्ग है। अब लिखा है टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस। ये टाइटली लिंक्ड है, ये अगली जनरेशन में एज इट इज जा रहे हैं, पेरेंटल करेक्टर बहुत ज़्यादा है और रिकॉम्बिनेंट करेक्टर बहुत कम है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी तसल्ली के लिए फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ेंगे, तो लिखिए टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन। नहीं, सिर्फ 1.3% है, बल्कि लूजली लिंक्ड ज़्यादा शो करें। आई होप मैं इस क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर पाई हूँ, आपको ये प्रॉपर वे में समझ आ रहा है। अब देखो अगला क्या है, वो बोल रहा है इन पी येलो सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। लिख लो साथ साथ, येलो सीड कलर डोमिनेंट है ग्रीन के ऊपर। हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद ग्रीन सीडेड। अब आप सोचोगे ये क्या लिखा है, हेट्रोजाइगस येलो सीडेड प्लांट, मतलब इसकी जब आप F1 जनरेशन निकाल रहे हो क्रॉस कर तो वो हेट्रोजाइगस येलो ही आ रहा है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव एलील है। वो कह रहा है इस हेट्रोजाइगस येलो सीडेड को ना क्रॉस कर दो ग्रीन सीड के साथ, मतलब रिसेसिव कंडीशन के साथ। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जब हम स्मॉल वाई के साथ, यानी हेट्रोजाइगस येलो को ग्रीन सीड के साथ क्रॉस करवा रहे हो, तो क्या आएगा? गैमेट्स बना लो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई।
ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर ये स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो आप देख रहे हो आधे प्लांट्स हमें ग्रीन मिले हैं और आधे क्या मिले हैं, येलो। मतलब 50% ग्रीन सीड और 50% येलो। तो यही रेशो हमने बतानी थी। द रेशो ऑफ येलो टू ग्रीन इज 50:50। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अगला है जीनोटाइप ऑफ हाइब्रिड इज नोन बाय क्रॉसिंग। आपने देखा होगा पिछले लेक्चर्स में, ये बाद में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चंस, बस अलग वे में रिपीट हुआ है, टेस्ट क्रॉस के नाम से रिपीट हुआ है। यहाँ ऑप्शन में टेस्ट क्रॉस नहीं दे रखा, पर अगर आपको पता है टेस्ट क्रॉस क्या होता है, यानी क्रॉसिंग ऑफ F1 जनरेशन विद रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स डू नॉट टेक प्लेस। इसको तो याद कर लो, काफ़ी ईजी और इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी जीन्स जो है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड होंगे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, यानी जीन्स आर क्लोजली लिंक्ड देन दे कैन नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। अब फर्स्ट ऑप्शन है जीन्स आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, जीन्स आर लिंक्ड एंड लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, ये सही है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलोगस, नहीं। क्लियर, ये भी बहुत ईजी है। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, तो सटन एंड बोवरी ने ये प्रपोज की थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इन्होंने क्या कहा था कि जो बिहेवियर है क्रोमोसोम का वो पैरेलल है जीन्स के बिहेवियर के साथ, और इसी चीज़ को इन्होंने यूज़ किया था मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सी। अब इसी का क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने दिया था, तो वो हमें दिया था थॉमस हंट मॉर्गन ने, यानी ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। थॉमस हंट मॉर्गन ने किसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर। और इन्होंने क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज़ किया था, क्योंकि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में जो है ग्रो हो जाएगी। मतलब आप डस्टबिन में से कूड़ा उठाकर भी दे दोगे, इनको कुछ भी दे दोगे तो उस पर फीड करके ये ग्रो हो जाएगी गार्बेज में। फिर इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिर्फ 2 वीक्स की होती है। ऑफ कोर्स ह्यूमंस या एलिफेंट्स या इन सब पे तो कर नहीं सकते, लाइफ साइकिल बड़ी होती है, कब प्रोजेनीज होंगी, कब रिसर्च चलेगी, है ना। फिर एक ही मेटिंग में काफ़ी सारी लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज प्रोड्यूस होती हैं। फिर यहाँ पर क्लियर डिफ्रेंसिएशन है सेक्सेस का, मतलब मेल और फीमेल ईजिली डिस्टिंग्विशेबल है। क्लियर, और ये काफ़ी सारी टाइप्स की हेरिडिटी वेरिएशंस भी शो करती है जो हम लो पावर माइक्रोस्कोप के साथ भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है डेली PYQ और रिवीजन शीट के लिए, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।